दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 जनवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज में एक सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय ध्वज को जलाने की कोशिश की गई है। सरकारी स्कूल में हो रहे झंडा उत्तोलन समारोह के दौरान ये नापाक हरकत की गई। स्कूल की आदिवासी महिला प्रिंसिपल ने जब इसे रोकने की कोशिश की तो फिर उनके साथ भी जमकर बदसलूकी की गई। जी हाँ, ये वाकया बिहार के किशनगंज के कोचा धमन प्रखंड के धनपुरा सरकारी स्कूल का है। स्कूल की प्रिंसिपल मंजू कुमारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत दूसरे अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी है। प्रिंसिपल ने अपने पत्र में कहा है कि सरकार द्वारा तय कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल के कुछ बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा उत्तोलन किया जा रहा था। इसी बीच धनपुरा गांव के ही आबिद हुसैन नामक व्यक्ति ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जब प्रिंसिपल के पत्र के मुताबिक आबिद हुसैन झंडा उत्तोलन के वक्त स्कूल में पहुंच गया और भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। जब उसने प्रिंसिपल को कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झंडा फहराने की। प्रिंसिपल के पत्र के मुताबिक आबिद हुसैन ने कहा कि वह झंडा उतार करके जला देगा। जब वह राष्ट्रीय ध्वज को उतार करके फेंकने की कोशिश करने लगा। आबिद हुसैन ने स्कूल की प्रिंसिपल को ताबड़तोड़ भद्दी भद्दी गालियां दी। वही लगातार झंडे को उतार करके जलाने की भी कोशिश कर रहा था। जहां स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक आबिद हुसैन खुद को एआईएमआईएम के स्थानीय विधायक का करीबी बताता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, नालंदा समेत बिहार के 12वीं कक्षा में नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जब परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली ना हो, इसके लिए बोर्ड ने कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आपको बता दूं कि ठंड के कारण बोर्ड ने छात्रों को जूता मोजा पहन करके आने की इजाजत तो दी है, लेकिन आप इसमें किसी भी तरह के चिट पर्चे छिपा करके नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ने इसके लिए भी इंतजाम कर रखा है। एग्जाम केंद्र में प्रवेश करने तक छात्रों को 3 बार चेक किया जाएगा। जब बिहार में इंटर परीक्षा के लिए राज्य भर में 1471 परीक्षा केंद्र पर लगभग 11,768 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें सभी पर नजर रखी जाएगी। बिहार के सभी परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक की सूचना माइक के जरिए दी जाएगी। छात्रों को किसी से कुछ भी पूछने की इजाजत नहीं होगी। जब परीक्षा केंद्र में एंट्री से पहले जूते मोजे उतार करके उनकी चेकिंग की जाएगी। एग्जाम केंद्र के अंदर किसी से भी बात करने या फिर नकल करने पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के कई जिलों में धोखाधड़ी करने वाले लोग नकली नोट चला रहे हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, सतर्क रहें तथा सही नोटों की पहचान करके ही पैसा लें। खबर के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर में 11,50,000 रुपए के जाली नोट पकड़े गए हैं। वहीं मधुबनी में 13 लाख के जाली नोट पकड़े गए हैं। जी हाँ, ऐसे में आप सावधान रहें तथा किसी से भी पैसे लेने के दौरान इसकी जाँच सही तरीके से करें, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना ना पड़े। जी आपको बता दें कि बिहार में सिर्फ 500 के जाली नोट नहीं पकड़े गए हैं, बल्कि बड़ी संख्या में 100 और 200 रुपए के भी जाली नोट पकड़े गए हैं, नकली नोट पकड़े गए हैं। इसीलिए सभी पैसों पर आप ध्यान रखें। इस नोटों की पहचान के लिए आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइंस का अनिवार्य रूप से पालन करें। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया के सबसे लोकप्रिय साइट ट्विटर पर कल सुबह से ही बिहार के किशनगंज में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू ट्रेंड कर रहा था। जब कुछ समय तक किशनगंज का एएमयू टॉप पर चल रहा था। इस ट्रेंड का कारण यहाँ यूनिवर्सिटी को शिक्षा का 1 दशक बाद भी शुरू नहीं हो पाना है। जहाँ #फंड फॉर एएमयू किशनगंज के नाम से हो रहे ट्रेंड में विश्वविद्यालय के ब्रांच के निर्माण में हो रही देरी और फिर फंड नहीं देने को लेकर भी युवा छात्रों द्वारा अपनी नाराजगी जाहिर की है। छात्रों ने मांग की है कि विश्वविद्यालय की इकाई शुरू करने के लिए सरकार तत्काल फंड जारी करे। इसके लिए अब डिजिटल आंदोलन शुरू किया जा रहा है। आपको बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज 2014 में सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले शिलान्यास किया था, लेकिन उसके बाद केंद्र में सरकार बदलने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज की शाखा के निर्माण पर रोक लग गई है, जिसके बाद 7 साल के बाद भी इस पर आगे नहीं बढ़ सका है। इस दौरान यहां आवंटित जमीन के चारों तरफ 4 दीवारी का निर्माण हुआ है, लेकिन फंड के अभाव में खंडहर में तब्दील होता गया है। जहां अब फंड रिलीज की मांग को लेकर यहां के स्थानीय नेता, विधायक, सांसद लगातार प्रयास कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है।
इतना तो मजनू ने भी नहीं पीटा होगा लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार पीटे जा रहे हैं भाजपा की सरकार में। जी हाँ, बिहार में छात्रों का गुस्सा इन दिनों 7वें आसमान पर है। 24 जनवरी से बिहार में शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में अनियमितता और फिर ग्रुप डी की परीक्षा पैटर्न में हुए बदलाव के खिलाफ छात्रों का शुरू हुआ आंदोलन रेलवे की ओर से सफाई देने के बाद भी बरकरार है। 28 जनवरी को छात्र संगठनों ने बिहार बंद बुलाया है, यानी कि आज। हालांकि रेलवे ने छात्रों के गुस्से को देखते हुए न सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा परिणाम पर रोक लगाई है और ग्रुप डी परीक्षा स्थगित कर दी है, बल्कि एक समिति भी गठित की है। समिति अब छात्रों की समस्या सुनेगी और एक रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन छात्र फिलहाल आंदोलन से पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। छात्रों के एक बड़े वर्ग ने सत्तासीन केंद्र की और बिहार सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। जब पिछले 4 दिनों के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस के बल प्रयोग के खिलाफ भी युवाओं में गुस्सा है। एक छात्रा ने पुलिस या पिटाई की याद दिलाते हुए कहा है कि इतना तो मजनू ने भी नहीं पीटा होगा लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार पीटे जा रहे हैं भाजपा के सरकार में। जब उस छात्र का गुस्सा केंद्र सरकार पर था, जिसने पहले वर्षों में रेलवे परीक्षा अटका कर रखी और फिर अब परिणाम को विवाद में ला दिया है। एक छात्रा ने कहा है कि यह दिखाता है कि केंद्र सरकार जानबूझ करके सरकारी नौकरियों के रास्ते को बंद कर रही है। वहीं कुछ छात्रों का कहना था कि बिहार सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए जिस प्रकार का बल प्रयोग किया है वह ब्रिटिश राज की याद दिलाता है। वहीं यूट्यूब पर लाइव के दौरान एक छात्र ने गुस्से में कहा है कि मैं शपथ लेता हूं कि बीजेपी को कभी वोट नहीं करूंगा। एक छात्र ने कहा है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। वहीं कुछ छात्रों ने मोदी सरकार की अलग अलग योजनाओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जहां छात्रों का गुस्सा खान सर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर भी है। जब पुलिस ने खान सर सहित 6 शिक्षकों के खिलाफ छात्रों को उकसाने और फिर षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज किया है, यानी कि एफआईआर दर्ज किया है। एक यूजर ने लिखा है कि खान सर के साथ गलत हो रहा है। खान सर ने किसी को भी नहीं भड़काया है। जब से भाजपा सरकार आई है हमेशा छात्रों के साथ गलत हुआ है। एक छात्रा ने लिखा है कि खान सर की कोई भूमिका नहीं है, हम स्टूडेंट है सर, हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के अररिया जिला से सामने आई है। जहां अररिया से कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल नाबालिग के साथ गलत काम करने की आरोपी को सिर्फ 4 दिनों के ट्रायल में ही फांसी पर लटकाए जाने की सजा सुनाई है। अररिया में 6 वर्ष की बच्ची के साथ गलत काम करने के मामले में दोषी पाया गया मेजर मोहम्मद मेजर को अररिया स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सजाए मौत की सजा सुना दी है। जजों ने अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम के रहने वाले मरहूम शमशेर के 48 वर्षीय पुत्र आरोपी मेजर को फांसी की सजा दी गई है। धारा 376 के भादवी के अंतर्गत फांसी की सजा दी गई है। वहीं धारा 325 SC/ST अधिनियम के अंतर्गत आजीवन श्रम कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया के सबसे चर्चित चेहरों में शुमार किए जाने वाले खान सर फिलहाल संकट में हैं। आरआरबी और एनटीपीसी परीक्षा को लेकर छात्रों के हंगामे के बाद खान सर विवादों में घिर गए हैं। जब पुलिस ने उन पर छात्रों को भड़काने का मामला दर्ज किया है, इसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गए हैं, यानी कि छिप गए हैं। जहां उनका कोचिंग संस्थान भी बंद है, मोबाइल भी ऑफ है। जहां मोबाइल फोन स्विच ऑफ बता रहा है। जहां कुछ महीने पहले खान सर के नाम और धर्म को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई थी। कुछ लोग ये प्रचारित कर रहे थे कि खान सर हिंदू है या नहीं, जो ये खान सर का नकली नाम उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर रहे एक युवक की फोटो वायरल करके कहा कि यही खान सर की असली तस्वीर है, यानी कि खान सर हिंदू है। जहां बाद में खान सर ने खुद सोशल मीडिया के जरिए बता दिया है कि उनका जन्म मुस्लिम परिवार में ही हुआ है और वे इसी धर्म को मानते हैं, यानी कि खान सर हिंदू नहीं मुसलमान है। जहां दरअसल पटना वाले खान सर बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, जहां वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यूपी के गोरखपुर में उनका जन्म हुआ है। जहां उनका पूरा नाम फैसल खान है और सारी पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश में ही हुई है। खान सर ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc और फिर MSc की पढ़ाई की है। हालांकि अब वे अपना बिहार के पटना में ही रहकर कोचिंग चलाते हैं। वे यूट्यूब पर भी लोगों को अलग अलग विषयों पर डिटेल के साथ जानकारी देते हैं। जहां अपने यूट्यूब चैनल के जरिए वे छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग भी देते हैं। खान सर के पढ़ाई का अंदाज बेहद अनोखा है। इसी अंदाज ने उन्हें पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग इन्हें फॉलो करते हैं। जी हां, खान सर के पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे। हालांकि अब वे रिटायर हो गए हैं।
जो उसकी माँ हाउस वाइफ है। खान सर के एक बड़े भाई हैं और वे भी देश की सेवा में लगे हैं। जो खान सर के भाई सेना में कमांडो है। खान सर ने खुद बताया है कि वे भी भारतीय सेना में जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एनडीए की परीक्षा भी दी थी। उन्होंने एनडीए की प्रारंभिक परीक्षा पास भी की थी, लेकिन फाइनल दौर में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। जब खान सर ने कई दफे खुद अपना दर्द शेयर किया है कि वे भारतीय सेना में नहीं जा पाए। पटना वाले खान सर छात्रों को जीएस की कोचिंग देने के साथ साथ दूसरे कामों में भी लगे रहते हैं, जहां उन्होंने छात्रों के लिए कई किताबें भी लिखी है, जहां इसमें जनरल नॉलेज और साइंस आदि की किताबें शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अपने ताजा बयान को लेकर भाजपा के निशाने पर है। जब बिहार के उद्योग मंत्री और भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने उन पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान बर्दाश्त योग्य नहीं है और विदेशों में उनका ऐसा आचरण शर्मसार करने वाला है। हामिद अंसारी ने बयान दिया है कि देश में असहिष्णुता बड़ी है, बड़े तादाद में लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि उनका यह कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उपराष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके लिए देश उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, लेकिन इस बार विदेशी मंच से वे जिस तरीके से बयानबाजी की है वह शर्मसार करने वाला है। पूरा देश उनकी राय को नकार रहा है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राज्यसभा के अंदर भी अंसारी ने जिस तरीके से बात की थी उससे पूरा देश शर्मसार हुआ था। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि हामिद अंसारी ने वंदे मातरम बोलने पर भी आपत्ति जताई थी। देश ने उनको उपराष्ट्रपति की कुर्सी दी और भारत के लिए उनके बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि अरब में किसी कार्यक्रम में जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी है वह किसी तरीके से बर्दाश्त योग्य नहीं है, जहां बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने हिंदू राष्ट्रवाद पर बयान दिया था, जहां इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिलिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है। देश में धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों में राष्ट्रीयता को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है, खासकर एक धर्म विशेष के लोगों को उकसाया जा रहा है। देश में असहिष्णुता को हवा दी जा रही है और असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब मदरसा पर सियासत तेज हो गई है। एनडीए के घटक दलों में इस पर घमासान मचा हुआ है। जदयू के पलटवार के बाद अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने मंत्री नीरज कुमार बबलू और जीवेश मिश्रा पर विवादित बयान दिया है। जी हां, इन्हें जाहिल गंवार और चवन्नी छाप नेता कहते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि ऐसे लोगों के कारण ही सरकार की भद पीट रही है। आपको बता दें कि असम की सरकार ने वहां के मदरसों को स्कूल के रूप में बदलने का निर्णय लिया है। इस पर बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू और श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने मदरसा की शिक्षा पर सवाल खड़ा किए थे। उन्होंने कहा था कि मदरसे में देश विरोधी शिक्षा दी जाती है, एक धर्म विशेष के प्रति बच्चों के मन में जहर भरा जाता है। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि सरकारी खर्च पर चलने वाले मदरसों में सामान्य स्कूलों की तरह शिक्षा दी जाए, वही मौलवी ही क्यों हिंदू शिक्षक भी पढ़ाएं। भाजपा खेमे के इन मंत्रियों के बयान पर जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये बेतुके बयान देते हैं। वही खालिद अनवर के बाद एक और सहयोगी दल की ओर से खड़ी खड़ी सुनाई गई है। दानिश रिजवान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए बिहार के इन मंत्रियों को चवन्नी छाप नेता बता दिया है। उन्होंने कहा कि वे मदरसे पर टिप्पणी करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, कम से कम वे देश का इतिहास तो पढ़ ले। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके भी एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो फिर यह खबर आपके लिए है। जब मल्टीपल बैंक अकाउंट से आपको आर्थिक नुकसान के साथ कई अन्य नुकसान भी हो सकते हैं। जी हाँ, टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट भी सिंगल अकाउंट रखने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि सिंगल बैंक अकाउंट रहने पर रिटर्न फाइल करना आसान होता है। तो आइए जानते हैं कि एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट रखने की खामियां आखिर है क्या। जब बात करते हैं कि अगर आप कई बैंकों में अकाउंट रखते हैं तो फिर सबसे पहले नुकसान मैनेजमेंट को लेकर है। दरअसल हर बैंक का अपना अपना अलग मॉनिटरिंग चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज, एसएमएस चार्ज, सर्विस चार्ज, मिनिमम बैलेंस चार्ज होता है। यानी जितनी बैंकों में अकाउंट होंगे आपको उसके अलग अलग चार्जेस देने होंगे। साथ ही अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर इसके बदले बैंक तगड़ा चार्ज वसूलते हैं। टैक्स एक्सपर्ट के अनुसार अगर सिंगल बैंक अकाउंट है तो फिर रिटर्न फाइल करना आसान होता है, क्योंकि आपकी कमाई की पूरी जानकारी सिंगल बैंक अकाउंट में रहती है। अलग अलग बैंक अकाउंट रहने से ये कैलकुलेशन मुश्किल और बड़ा हो जाता है। ऐसे में टैक्स विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। ऐसे ही समस्या को सुलझाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में नए सिस्टम की घोषणा की है। इस नए नियम के तहत अब सैलरी इनकम के अलावा दूसरे सोर्स से भी होने वाली इनकम जैसी डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट इनकम की जानकारी पहले से भरी होगी। अभी तक टैक्स पेयर को इसका अलग से कैलकुलेशन करना होता था। इससे कई बार भूल जाने के कारण उसे परेशानी होती थी। अब ये तमाम जानकारी पहले से भरी हुई होगी। ये जानकारी पैन कार्ड की मदद
मदद से हासिल की जाएगी। अगर आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो फिर हर महीने हजारों रुपए केवल मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने में लग जाएंगे। इससे आपके इन्वेस्टमेंट पर असर होता है। जिस पैसे पर आपको कम से कम 7-8% का रिटर्न मिलना चाहिए, वह पैसा आपका मिनिमम बैलेंस के रूप में रखा रहेगा। इसी पैसे को सही जगह निवेश करने पर 7-8% तक का रिटर्न आसानी से पाया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि आजकल स्मार्टफोन की तरह ही लोगों के टीवी भी स्मार्ट हो गए हैं। जब लोग टीवी पर फिल्में, टीवी शो के अलावा वेब सीरीज भी देखते हैं। यह टीवी मनोरंजन का बड़ा सशक्त माध्यम है। ऐसे में लोग टीवी के सामने ज़्यादा समय बिताते हैं। जब फुर्सत के पलों में तो बैक टू बैक कई फिल्में भी एक ही दिन में देख लेते हैं। हालांकि ये आदत आपकी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। हाल ही में एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि लगातार एक ही जगह पर बैठ करके 4 घंटे से ज़्यादा टीवी देखना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंट कार्डियोलॉजी द्वारा प्रकाशित हुए एक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि एक ही जगह पर ज्यादा देर तक बैठकर टीवी देखने की आदत से ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हो सकती है। इस रिसर्च में यह पता चला है कि एक ही जगह पर बैठकर के लगातार 4 घंटे तक टीवी देखने वाले लोगों में खून का धक्का जमने की संभावना 35% तक अधिक होती है। एक ही जगह पर ज्यादा देर तक बैठकर टीवी देखने से फिजिकली एक्टिव लोगों को भी समस्या हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी सिम कार्ड के इस दायरे में आते हैं तो फिर आज से आपके सिम रद्द हो जाएंगे, क्योंकि सरकार के आदेश पर दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड वेरिफिकेशन की जो समय सीमा दी थी, जिसके मुताबिक ऐसे ग्राहक जिनके पास 9 या फिर उससे ज्यादा सिम कार्ड हैं, उनके सभी सिम कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग ने ग्राहकों को 45 दिन का टाइम दिया था, जो 26 जनवरी को ही समाप्त हो गया है। आपको बता दूं कि इन सिम कार्ड से ना कोई आउटगोइंग कॉल हो सकेगी और ना ही इनकमिंग कॉल आएगी। मतलब साफ है कि सिम पूरी तरीके से कबार हो जाएंगे। यह दूरसंचार विभाग के मुताबिक दिसंबर में आदेश जारी किया गया था कि बिना वेरिफिकेशन 9 से ज्यादा सिम चलाने वाले यूजर्स के सिम कार्ड की 30 दिनों आउटगोइंग कॉल, 45 दिनों में इनकमिंग कॉल बंद कर दिया जाए। यही नहीं, सिम कार्ड को 60 दिनों के भीतर पूरी तरीके से बंद करने का आदेश दिया गया था। दूरसंचार विभाग के नए नियमों के माने तो एक भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से अधिकतम 9 सिम रख सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर समेत पूर्वोत्तर के 6 सिम रखने की छूट है। यह नए नियमों के मुताबिक एक आईडी पर 9 से ज्यादा सिम रखना अवैध होगा। ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड, आपत्तिजनक कॉल की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। इसलिए ऐसे ग्राहक जिनके पास 9 से ज्यादा सिम हैं, ऐसे सभी यूजर्स सिम कार्ड बंद के दायरे में आएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षक पदों पर नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर आई है। आर्मी पब्लिक स्कूल ने 8000 से ज़्यादा पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके लिए आवेदन में सिर्फ 2 दिन बचा है। जो उम्मीदवारों ने इन पदों पर अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द आवेदन कर लें। इसे लेकर आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से पदों पर आवेदन मांगा है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है awesindia.com। इस वेबसाइट पर जाना होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 28 जनवरी यानी कि आवेदन की प्रक्रिया 28 जनवरी 2022 को समाप्त हो जाएगी, यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, नालंदा सहित सभी जिलों में सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जाएगा। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जब खबर के अनुसार विभाग सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए लोगों का डाटा तैयार कर रही है। साथ ही साथ सभी जिले के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है कि वे सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किए गए लोगों को जल्द से जल्द हटाया जाए। आपको बता दूं कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए सरकार ने सभी अंचल अधिकारी से अनुमंडल अधिकारी तक के अधिकारी को समाहर्ता का अधिकार दे दिया गया है। ये अधिकारी भी अतिक्रमण अधिकारियों से जवाब तलब कर सकेंगे। इतना ही नहीं, बिहार में अब कोई भी जालसाज सरकारी जमीन को बेच नहीं सकेगा। किसी व्यक्ति के नाम से इसकी रजिस्ट्री ही नहीं हो सकेगी। साथ ही साथ सरकारी जमीन या जल शर्तों पर अतिक्रमण करने वालों को जेल भी भेजा जाएगा। पटना, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, नालंदा सहित बिहार के सभी जिलों में सरकारी जमीन का यह सब कब्जा हटेगा। दोस्तों बात करते हैं कि मशहूर यूट्यूबर और शिक्षक खान सर समेत कई कोचिंग संचालन के खिलाफ पटना में केस दर्ज किया गया है, जब पुलिस ने कोचिंग संचालन पर छात्रों को भड़काने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दूं कि खान सर एक शिक्षक होने के साथ मशहूर यूट्यूबर भी हैं। क्या आप यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर के बारे में जानते हैं और इसकी कमाई कैसे होती है, कितनी होती है?
तो चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे। ये सोशल मीडिया का दौर है, इस दौर में इन नए माध्यमों की मदद से एक राय बनाना बेहद आसान काम है। इसके लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनकी मदद ली जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या होती है। तो दरअसल सोशल मीडिया या यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है ऐसे लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इनका खासा प्रभाव होता है। इनके सोशल मीडिया में या यूट्यूब पर हजारों और लाखों में फॉलोअर्स होते हैं। ये फॉलोअर्स इनकी बातों पर विश्वास करते हैं और मानते भी हैं। ये इन्फ्लुएंसर लोग जिस प्रोडक्ट, गैजेट या फिर सर्विस के बारे में आप फॉलोअर्स को कुछ अच्छा बताते हैं या फिर कोई रिव्यू करते हैं तो फॉलोअर्स उस प्रोडक्ट, गैजेट या फिर सर्विस को खरीद लेते हैं। इतना ही नहीं, ये सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तौर पर भी अपने चैनल के माध्यम से राय बना सकते हैं और लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। जहां इन्फ्लुएंसर अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर ही बिताते हैं। एक तरह से यही उनका काम होता है, जहां हालांकि इनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना होता है। तो बात करते हैं कि आखिर ये इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं। तो सोशल मीडिया ने हर आदमी को अपना हुनर दिखाने का मौका दे दिया है। अगर आपके पास वीडियो पर बेहतर तरीके से बोलने का हुनर है तो आप ये काम कर सकते हैं और करके एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। इसकी शुरुआत यूट्यूब से कर सकते हैं, चाहे तो फेसबुक से भी शुरुआत कर सकते हैं। इनके अलावा इंस्टाग्राम भी आजकल एक बड़ा माध्यम है और भी कई ऐसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। ऐसे इन्फ्लुएंसर ब्लॉगिंग का भी सहारा लेते हैं। जी हाँ, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए इन्फ्लुएंसर बनना पुरुषों के मुकाबले काफी आसान होता है, क्योंकि महिलाओं के फॉलोअर्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं। ज्यादातर महिलाएं बोलने में भी माहिर होती है। तो बात करते हैं कि आखिर इसकी कमाई कैसे होती है। तो इन्फ्लुएंसर कितना कमाते हैं यह कहना मुश्किल है, क्योंकि ये उस पर निर्भर करता है वो किस तरह का काम या फिर विषय पर वीडियो बना रहे हैं। देश में कई बड़े ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको एक फोन का रिव्यू करने के लिए 20 से 30 लाख रुपए मिलते हैं। जी हाँ, ठीक इसी तरीके से सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक विषयों और धार्मिक विषयों पर भी लोगों को प्रभावित करने पर मोटी रकम मिलती है। राजनीतिक दलों समेत सामाजिक संस्थाएं आदि भी इनका सहारा लेती है। मान लीजिए एक टेक यूट्यूबर है, अगर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करता है तो फिर कंपनी उसे इसके लिए पे करती है। ये निर्भर करता है कि फॉलोअर्स के ऊपर के आपके फॉलोअर्स कितने हैं। अगर यूट्यूब पर किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो फिर महीने में 1 लाख रुपए आराम से मिल जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान से 500 पंचायत सरकार भवन और 250 सेवा केंद्र बनाए जाएंगे। यह बिहार पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत 116 पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए 40 लाख रुपए प्रति भवन की दर से 23 करोड़ 20 लाख रुपए एवं 10 सेवा केंद्र को लोकेशन के लिए प्रति सेवा केंद्र के लिए 4 लाख रुपए की दर से 40 लाख यानी कि 23 करोड़ 60 लाख रुपए बिहार सरकार को दिए गए हैं। मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि पंचायत सरकार भवन बहुउद्देशीय और 2 मंजिला होगा, जिसमें पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं पंचायत स्तर के कर्मियों के स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर रूम, पंचायत एवं अस्थायी समिति के सदस्यों को बैठने के लिए हॉल, आरटीपीएस सेंटर, भोजनालय एवं शौचालय की व्यवस्था होगी। दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का संविधान भी बेहद खास है। यह 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था। इसी दिन से देश में गणतंत्र दिवस मनाना शुरू हो गया। यह संविधान को तैयार करने और फिर उसे लागू करने के बीच 1068 दिन का समय लगा था, यानी कि भारत का संविधान में 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ था। आजादी के बाद जब देश कई प्रकार की आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था तो उस दौर में संविधान तैयार करने पर आने वाले खर्च का वहन करना भी बड़ी चुनौती थी। इसके बावजूद भी संविधान को तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई। कहा जाता है कि तब बेहद सीमित संसाधनों में संविधान के प्रारूप को तैयार करने की पहल की गई। करीब 3 साल तक चले कार्य के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उस समय संविधान को तैयार करने में करीब 300 लोग शामिल थे। संविधान को तैयार करने से कई देशों के दौरे हुए, जहां उन लोगों की सैलरी और इस दौरान इस्तेमाल हुए स्टेशनरी तक को जोड़ दिया जाए तो फिर संविधान के लागू होने तक उस पर करीब 4 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च आ चुका था। अगर उस हिसाब से इसकी कीमत की आज के समय पर गणना की जाए तो कई सौ करोड़ रुपए बैठ जाएंगे। वैसे मौजूदा समय में संविधान को लेकर खूब चर्चा होती है। देश के लिखित संविधान में कई बार बदलाव भी देखने को मिलते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस शब्द का इस्तेमाल अपने अपने मतलब से वक्त और फिर मौके के साथ करते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन यानी कि 1068 दिनों में तैयार संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तब इसमें कुल 22
27 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित थी। मौजूदा समय में संविधान में 25 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। जहां विभाजन के बाद संविधान सभा का पूर्ण गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। जब प्रांतीय सदस्यों की संख्या एवं देशी रियायतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ था, जो 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य मौजूद थे। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सियासत अपने चरम पर है। तमाम राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज होने के दावे के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक पार्टियां धर्म से लेकर के जाति तक के समीकरण बिठाने में लगी हुई है। या कोई भी कहीं चूक नहीं करना चाहता है। हालांकि इस बार के चुनाव में एक चीज जो अलग दिखाई दे रही है वो यही कि मुकाबले में सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, कोई भी मुस्लिम मतदाताओं को लेकर उस तरह का बात नहीं करती दिख रही है जैसे कि पिछले चुनाव में होता रहा है। इसको लेकर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी तमाम विपक्षी पार्टियों पर लगातार निशाने पर भी ले रहे हैं और साथ ही खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यूपी में जनता के मुताबिक मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता कौन है, ये सवाल अहम है। इसको लेकर ABP न्यूज ने सी वोटर के साथ किए गए सर्वे में लोगों की राय ली है। सर्वे में लोगों से पूछा गया है कि अब तक के टिकट बंटवारे के हिसाब से मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता कौन है। तो इस पर सबसे ज्यादा 65% लोग अखिलेश यादव का साथ दिया है। जहां इसके बाद 12% लोगों ने माना है कि मायावती मुस्लिमों की बड़ी नेता है। वही प्रियंका गांधी को 7% लोगों ने, जबकि मुसलमानों के मुद्दे पर अक्सर मुखर दिखने वाले असदुद्दीन ओवैसी को 16% लोगों ने मुसलमानों का बड़ा नेता माना है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की 403 सीटों में से करीब 1/3 यानी कि 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों का असर है। जहां इनमें से 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत सकते हैं। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के अलावा पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की बड़ी मौजूदगी है। जहां सिर्फ पश्चिमी यूपी में 26.21% मुसलमान है। इस बार चुनाव में ओबीसी ने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद मुस्लिम वोट बैंक पर तमाम पार्टियों की खास नजर है। दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के रिजल्ट में कथित अनियमितताओं के विरोध में अखिल भारतीय संघ और अन्य युवा संगठनों ने शुक्रवार यानी कि आज 28 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है। जब छात्र संगठन आइसा ने छात्रों की चिंताओं को देखते हुए एक समिति बनाने के रेल मंत्रालय के कदम को धोखा करार दिया है। जब वही छात्रों के इस आंदोलन पर राजनीतिक रंग भी चढ़ गया है। इस बिहार बंद में यानी कि आज की बिहार बंद में राजद सहित तमाम उनकी घटक पार्टियां साथ देगी। यही नहीं, उनकी नेता सक्रिय भूमिका भी निभाएंगे। कल राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंद को लेकर समर्थन देने की घोषणा की गई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इनमें कांग्रेस, भाकपा, माकपा, भाकपा माले के नेता मौजूद थे। इस मौके पर महागठबंधन के नेताओं ने छात्रों की मांगे को जायज बताया है और उन मांगों पर त्वरित निर्णय लेने की मांग की है। जगदानंद सिंह ने रेलवे को कमजोर करने और फिर उसे निजीकरण की ओर धकेलने को भी आरोप लगाया है। जगदानंद सिंह ने कहा कि ये 2 करोड़ 42 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में महागठबंधन सक्रिय रूप में शामिल होगा। जब परीक्षा को लेकर छात्र पिछले 4 दिनों से आंदोलन रहे यानी कि आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जिस तरीके से मछुआरा मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल फैलाकर रखता है, ठीक उसी तरीके से इंटरनेट के संसार में भी साइबर हैकर्स ने जगह जगह अपने जाल बिछा रखे हैं। जरा से भी चूक हुई नहीं कि आपकी सारी जानकारी हैकर्स के पास चली जाती है और पलक झपकते ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। जहां आपके लोकेशन मीडिया प्लेटफॉर्म की सारी जानकारी लीक हो जाती है। इसीलिए व्हाट्सएप हो या फिर फेसबुक या फिर किसी भी तरह के ऑनलाइन ट्रेडिंग हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ, आजकल हैकर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जब साइबर चोर नए नए तरीके से लोगों को टारगेट करते रहते हैं। जी हाँ, हम व्हाट्सएप पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप अकाउंट की गतिविधियां सामान्य नहीं लग रही है तो फिर हो सकता है कि आपका अकाउंट हैक हो गया हो, जब कोई और आपके अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हो। हैकर्स ने अपने यूजर्स को बचाकर रखने के लिए व्हाट्सएप भी समय समय पर अपने फीचर्स अपडेट करता रहता है। जी हाँ, और नए नए
सिक्योरिटी फीचर्स लॉन्च करते रहता है। जब व्हाट्सएप आपको कुछ फीचर्स ऐसे देता है जिनके इस्तेमाल से ये पता लगाया जा सकता है कि कहीं कोई और आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। इस बात का आसानी से पता लगाया जा सकता है। आप समय समय पर व्हाट्सएप एक्टिविटी की जांच करते रहें। आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट्स की एक्टिविटी की जांच करते रहना चाहिए। जब कॉल की हिस्ट्री आदि चेक करते रहें। कोई ऐसा कॉल तो नहीं जिसकी जानकारी आपको ना हो। अनजान कॉल, मैसेज और लिंक से दूर रहना चाहिए। आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन की जांच भी करनी चाहिए। कई बार हैकर्स आपके अकाउंट को हैक करने के बाद कॉन्टैक्ट में बदलाव करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी बदलाव नजर आए तो फिर अलर्ट हो जाओ। हो सकता है कि आपके खाते का एक्सेस किसी और के पास भी हो। जब व्हाट्सएप आपको लिंकेड डिवाइस नाम के एक ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई अनचाहा डिवाइस उनके अकाउंट से लिंक तो नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई भी अकाउंट नजर आता है तो फिर उसे तुरंत डिलीट कर दे। व्हाट्सएप के द्वारा सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी शुरू की गई है। इसको ऑन करने के बाद जब भी आप नए डिवाइस में व्हाट्सएप लॉगिन करेंगे तो फिर आपसे ओटीपी मांगा जाएगा। इस ओटीपी नंबर को दर्ज करने के बाद ही आपका अकाउंट खुल पाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले 3 हफ्तों में खाद्य तेलों और फिर सब्जियों में लगी महंगाई की आग अब ठंडी पड़ने लगी है। आलू, प्याज और टमाटर अब अपनी औकात पर आ गए हैं। हालांकि इस दौरान खुली चाय, नमक, चावल, गेहूं और कुछ दालों के रेट में मामूली बढ़त बनाई हुई है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ताज़ा आंकड़े के मुताबिक सबसे ज़्यादा गिरावट टमाटर के रेट में हुई है। 3 हफ्ते पहले तक औसतन 44 रुपये किलो मिलने वाला टमाटर अब 34% सस्ता होकर के 28 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। वहीं आलू भी अब 6% गिर करके 21 रुपये पर है। प्याज भी इस अवधि में सस्ता हुआ है। पिछले साल किचन का बजट बिगाड़ने वाले सरसों, सोयाबीन, पामोलिन, सूरजमुखी समेत कई खाद्य तेलों के भाव इन हफ्तों में गिरे हैं। 4 जनवरी 2022 की तुलना में 25 जनवरी को खाद्य तेलों के भाव कम हुए हैं। इस दौरान अरहर, चना दाल, उड़द दाल, मूंग दाल में मामूली वृद्धि हुई है। इसके बावजूद 25 जनवरी को जारी आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम और न्यूनतम खुदरा कीमतों में काफी अंतर है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शराब से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब नालंदा, सारण के बाद अब फिर बक्सर में भी 26 जनवरी की रात से 27 की सुबह तक 6 लोगों की मौत हो गई शराब पीने की वजह से। कई अन्य की हालात गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों का दावा है कि इनकी मौत शराब पीने से हुई है। बताया जाता है कि डुमराव अनुमंडल के अंतर्गत मुरार थाना क्षेत्र के अमरसारी गांव में 26 जनवरी की रात शराब पीने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई है। 2 दिन से 3 लोग अस्पताल में जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 26 जनवरी की शाम 7 से 8 लोग शराब पीकर जश्न मना रहे थे। जब देर रात से मौत का सिलसिला शुरू हो गया। जब सुबह तक 6 लोगों की मौत हो गई। शराब पीने वाले अन्य 2 लोगों की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। जब ग्रामीण सूत्रों ने बताया है कि 26 जनवरी की देर शाम को इन सभी लोगों ने देसी शराब पी थी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की डबल इंजन वाली सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर दिलचस्प खेल हो रहा है। जब बिहार में शिक्षा के बजाय करप्शन के केंद्र बन चुके विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जांच पर राज्यपाल गर्म हो गए हैं। राज्यपाल ने बिहार सरकार को पत्र लिखा है कि मेरे परमिशन के बगैर भ्रष्टाचार की जांच कैसे हो रही है, इसे तत्काल रोकिए। हम आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल है विश्वविद्यालयों की प्रमुख यानी कि चांसलर होते हैं। जब बिहार के कई यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के मामले में राजभवन की संदिग्ध भूमिका पहले से ही सामने आ चुकी है। चर्चा यह है कि नीतीश कुमार राज्यपाल के खिलाफ केंद्र के पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल बिहार के ज्यादातर यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के कई काले कारनामे सामने आ चुके हैं। बिहार सरकार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के ठिकानों पर छापेमारी मारा था तो करप्शन का कारखाना सामने आ गया था। कुलपति राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों से करोड़ों की नकदी और संपत्ति के कागजात मिले थे। जहां उनके पास से यूनिवर्सिटी में हुए भारी घपले के सबूत भी बरामद हुए थे। वहीं अरबी फारसी यूनिवर्सिटी से लेकर के दूसरे कई यूनिवर्सिटी में करप्शन के दर्जनों गंभीर मामले सामने आए थे। जब बिहार सरकार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जांच करने में लगी हुई है, लेकिन करप्शन की इस जांच ने राजभवन को बेचैन कर दिया है। जब राजभवन ने कहा है कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जांच गलत है, यह यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर हमला है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।